नमस्कार, राज्यसभा टीवी के खास कार्यक्रम स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं अरविंद कुमार सिंह। इस एपिसोड में हम चर्चा करने जा रहे हैं हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्र पर। ये इलाका एक अरसे तक काफ़ी संपन्न रहा है और यहाँ की तमाम वैभवशाली और गौरवशाली धरोहरें इस बात की साक्षी हैं। लेकिन समय के साथ उपेक्षा और तमाम कारणों से ये देश के सबसे पिछड़े इलाकों में शुमार हो गया। इसके पिछड़ेपन को दूर करने के लिए कई कोशिशें जारी हैं। राज्यसभा टीवी ने इस मौके पर पड़ताल करने की कोशिश की है कि खासतौर पर ग्रामीण इलाकों में क्या चुनौतियां हैं और उससे निपटने के लिए क्या कोशिशें की जा रही हैं। ये है हैदराबाद कर्नाटक इलाके का मलखेड़ गांव। कलबुर्गी जिले में आने वाला ये गांव आम गांव जैसा ही दिखता है, लेकिन ये कभी राष्ट्रकूट की राजधानी रहा है। यहाँ राष्ट्रकूटों की ताकतवर सत्ता 818 से 982 तक कायम रही। उस दौर की संपन्नता ये शानदार धरोहरें बता रही हैं। इनमें कुछ ढहने की कगार पर हैं तो कुछ कब्जे की चपेट में हैं। साहित्य, कला और संस्कृति के क्षेत्र में इस इलाके का बेजोड़ स्थान रहा। कलबुर्गी का ऐतिहासिक किला ही नहीं, बीदर से लेकर रायचूर और यादगीर तक की धरोहरें यहाँ की संपन्नता की याद दिलाती हैं। इनको देखकर अंदाजा लगाना कठिन होता है कि यह हिस्सा देश के सबसे पिछड़े और कमजोर इलाकों में है। पूरे कर्नाटक में एक बहुत, इसको गंडू मिट्टी नाल बोलते हैं, तो शक्तिवान प्रदेश बोलता है। जहाँ जहाँ बड़े बड़े राजा बने, राष्ट्रकूट, होयसड़ और विक्रम चालुक्य राजा इधर बना है, या महावीराचार्य जैसा गणितज्ञ इधर बना है, विज्ञानेश्वर जैसा न्यायवेत्ता जो हिंदू न्याय संहिता मिताक्षर लिखा है वो फ्रॉम गुलबर्गा है। प्रदेश बैकवर्ड होंगे मगर लोग फॉरवर्ड है। हैदराबाद कर्नाटक इलाका 44,145 वर्ग किलोमीटर के दायरे में फैला है। इसके दायरे में कलबुर्गी, बीदर, रायचूर, बेल्लारी, कोप्पल और यादगीर जैसे 6 जिले आते हैं। 40 विधानसभा सीटों वाला यह इलाका कर्नाटक का पावर हाउस भी कहा जाता है। यहाँ की आबादी 1.12 करोड़ है, जो कर्नाटक की आबादी का 18.36% बैठती है। सबसे अधिक 25.66 लाख आबादी कलबुर्गी और 22 लाख आबादी बेल्लारी में है। सबसे अधिक 30% शहरी आबादी बेल्लारी में है, जबकि कोप्पल में ये 8% से भी कम है। इलाका कृषि प्रधान है और 75% लोग देहात में रहते हैं। यहाँ काफी खनिज संपदा है। रायचूर के हट्टी सोने की खान में करीब 4.11 लाख टन सोने का भंडार आंका गया है। फिर भी ग्रामीण इलाकों में गरीबी चिंताजनक स्थिति में है। हैदराबाद कर्नाटक के हम लोग जो है, हैदराबाद से वापस कर्नाटक में जब आए, कर्नाटक में हमको नेग्लेक्ट किया गया है पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, सोशियली। क्योंकि कर्नाटक में 2 भाग है, उत्तर कर्नाटक, दक्षिण कर्नाटक। उत्तर कर्नाटक में उतना अभिवृद्धि नहीं है, हमारे लोग उतना एक्टिव नहीं है पॉलिटिक्स में, और लिंगायत लोग कभी भी किसके ऊपर भी दबाव नहीं कर सकते, दबाव करते नहीं। लेकिन जो नीचे जो साउथ कर्नाटक के लोग हैं वो पॉलिटिकली बहुत एक्टिव थे, और बेंगलुरु उनको बहुत नज़दीक रहने से, राजधानी उनको बहुत नज़दीक रहने से उनका प्रभाव ज़्यादा है। हैदराबाद कर्नाटक इलाके की तमाम खूबियां और कमजोरियां हैं। मिट्टी की गुणवत्ता जिलेवार अलग है, लेकिन जलवायु करीब एक सी और शुष्क है। बारिश भी कम होती है और कृष्णा, तुंगभद्रा, करंजा और भीमा जैसी नदियां जीवन देती हैं। अधिकतर किसान बारिश के भरोसे हैं।
सिंचाई की सुविधा पूरे इलाके में महज 33.64% भूमि को मिली है। सिंचित इलाकों में भी करीब 57% नहरों से हैं, जबकि बोरवेल से 30% और कुओं से करीब 10% भूमि की सिंचाई होती है। इससे बारानी इलाके में खेती की लागत अधिक बैठती है। इस अंचल की कुल जोतों की संख्या 15.88 लाख है। इनमें भी 1 हेक्टेयर से कम की सीमांत जोतें 28% और 2 हेक्टेयर तक की जोतें 35% हैं। 4 हेक्टेयर तक जमीन रखने वाले मझोले किसान करीब 26% हैं। 10 हेक्टेयर से अधिक भूमि वाले बड़े किसानों की तादाद महज 1.62% है। लेकिन जिसके पास अधिक जमीन है वो संपन्न ही होगा, इसकी गारंटी नहीं है। फार्मर लोग हैं वो बहुत गरीब हैं, उनका जो अनाज है उसका गवर्नमेंट से कोई फ़ायदा नहीं है, तो बेले बोल के बोलते हैं नो, जितना गवर्नमेंट परचेस करना बोल के उसमें भी फ़ायदा नहीं हुआ। और इधर फार्मर का क्या है, पानी का बहुत तकलीफ़ है। नौजवान लोग जो है खेती में नहीं आना चाहते, क्योंकि यानी कि उनके माँ बाप जो कर रहे हैं ना उसमें उनको ही फ़ायदा नहीं है। युवजनों है जो है वो पढ़ लिख कर कुछ भी कहाँ कंपनी में घुस रहे हैं, तो खेती बाड़ी में उनको कुछ भी फ़ायदा नहीं है इसमें से। जो यहाँ पे सड़की गांव में तो पानी का कुछ भी व्यवस्था नहीं है, सब बरसात के ऊपर डिपेंड है। इसलिए युवजनों से जो है ना खेती में किसान नहीं बनना चाह रहे हो। जहीं भी 2000-3000 पैसे देंगे तो कंपनी में प्राइवेट जाके काम कर रहे हैं। ये कारण जो है ना यहाँ का है। देश को अगस्त 1947 में आज़ादी मिल गई, लेकिन ये इलाका सितंबर 1948 तक निज़ाम के शासन का हिस्सा रहा। बाद में ये हैदराबाद राज्य का हिस्सा बना। 1956 में राज्य पुनर्गठन के बाद ये मैसूर का हिस्सा बना, जिसका नाम 1973 में कर्नाटक हुआ। काफ़ी बाद में इस इलाके पर ध्यान गया। This region is traditionally a backward region, which means a lot needs to be done in the field of education, health, basic infrastructure and other areas. Recently, Niti Aayog has identified 115 districts across the country as aspirational district. In Karnataka, Raichur and Yadgir are the 2 districts which come under this bracket. ये इलाका सामाजिक क्षेत्र में बहुत कमज़ोर है। स्वास्थ्य का ताना बाना भी कमज़ोर है। प्रति 1000 आबादी पर यहाँ 0.15 डॉक्टर हैं। कर्नाटक में प्रति प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सेवित आबादी 16,000 है, जबकि इस इलाके में 28,000 से अधिक है। इस बदलाव के बाद भी बालिकाओं के साथ भेदभाव कायम है। ಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇದ್ದವ್ರಾರ, ಆದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ ಅಜ್ಞಾನದಿಂದಾಗಿ ಅಥವಾ ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಅಥವಾ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಏನಾಗ್ಲತ್ತದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಳಿಲಕ್ಕ ಕಾರಣ ಆಗ್ಲತ್ತದ. ಅಂದರೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಕಲೆಗಳಿಗೆ ಹಳ್ಳಿ ಒಳಗಂತೂ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ ರೀ. ಹೀಗಾಗಿ ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ನಾನು ಬೆಳಗಾವದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಿ, ಬೆಳಗಾವದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಪೊಲೀಸ್ ರೀ. हैदराबाद कर्नाटक इलाके में आज करीब 15,000 शिक्षण संस्थाएं हैं। इनमें 11,355 प्राइमरी स्कूल हैं। सबसे अधिक 26% संस्थाएं कलबुर्गी में हैं। लेकिन साक्षरता की स्थिति यहाँ कमज़ोर है। कर्नाटक राज्य की साक्षरता 75.36% है, लेकिन यादगिर में ये 52% से भी कम है। बीदर को छोड़कर बाकी जिलों में पुरुष और महिला साक्षरता में भारी भेद है। गाँव में अंग्रेजी स्कूलों की चमक दिखने लगी है, लेकिन वो बहुत महंगे हैं। आइए एक नज़र डालते हैं हैदराबाद कर्नाटक इलाके में पुरुष और महिला साक्षरता की स्थिति पर। बेल्लारी में 76.64 और महिला साक्षरता 58.03, कलबुर्गी में पुरुष साक्षरता 74.38 और महिला साक्षरता 55.09, यादगिर में पुरुष साक्षरता 62.25 और महिला साक्षरता 41.38, रायचूर में 70.47 और महिला 48.73, कोप्पल में पुरुष साक्षरता 78.58 और महिला साक्षरता का प्रतिशत 57.55 है। In education, the literacy rate is about 52%. The state literacy is about 74%. So we need to bridge the gap.
especially female literacy is much lower. 41% is the female literacy. So we are now trying to address the issues in education, health, and the basic infrastructure through this HKDB funding. हैदराबाद कर्नाटक इलाके के ही दिग्गज नेता वीरेंद्र पाटिल और धर्म सिंह कर्नाटक के मुख्यमंत्री रहे। मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे बड़े नेता यहीं के हैं। यहाँ का पिछड़ापन दूर करने की मांग अरसे से उठती रही है। 1980 में धर्म सिंह की अध्यक्षता में एक समिति बनने के बाद 1991 में हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्र विकास बोर्ड बना, लेकिन साधनों की कमी से वो बेकार रहा। प्रोफेसर DM नंजुडप्पा कमेटी ने 2002 में गहन पड़ताल के बाद यहाँ की ज़मीनी हकीकत उजागर की तो भारत सरकार और राज्य सरकार का खास ध्यान गया। इसी के बाद इस इलाके को स्पेशल स्टेटस की मांग तेज हुई। पिछड़ापन कॉमन है, मगर प्रदेश संपन्नमूल के हिसाब से श्रीमंत है, समृद्धि है। उसका सदुपयोग न होने से और दीर्घकालीन अभिवृद्धि पर चिंतन न होने से प्रगति नहीं है। वैसे देखें तो हैदराबाद कर्नाटक हर जिले का अपना एक विशेषता है। कर्नाटक विधानमंडल ने मार्च 2010 में इस इलाके के लिए तेलंगाना की तर्ज पर प्रावधान करने संबंधी प्रस्ताव पास करके भारत सरकार के पास भेजा। ये मंजूर हो गया और इसी के तहत 98वां संविधान संशोधन 7 सितंबर 2012 को लोकसभा में प्रस्तुत हुआ। ये गृह संबंधी स्थायी संसदीय समिति की पड़ताल को भेजा गया। मौजूदा उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ही तब समिति के अध्यक्ष थे। इसकी गहन पड़ताल की गई, कमजोरियां उजागर हुई। सदन में भी इस पर गंभीर चर्चा हुई, जिसमें वेंकैया नायडू ने भारत सरकार से इस इलाके के लिए 2 योजना काल तक विशेष आवंटन करने की मांग की। विधेयक पारित होने के बाद राष्ट्रपति ने 1 जनवरी 2013 को मंजूरी दे दी। इस इलाके को संविधान की धारा 371J के तहत स्पेशल स्टेटस मिल गया। ये स्पेशल स्टेटस मिलने के बाद जो 371J का स्पेशल स्टेटस मिला, इसमें 3 मुख्य चीज़ें हुई। एक तो यहाँ के लोगों को सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन स्पेशल उसके लिए मिलता है। ग्रुप CD को 80-85% रहता है, थोड़ा और ग्रुप AB में कम है। फिर दूसरा मुख्य जो हुआ कि यहाँ पे जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, यहाँ के डोमिसाइल जो बच्चे हैं उनको उसके अंदर रिजर्वेशन, तो उसके चलते हुए जो यहाँ के मेडिकल कॉलेज और विशेष इंजीनियरिंग कॉलेज, उसमें यहाँ के जो बच्चे हैं उनको ज़्यादा एडमिशन मिल पा रहा है। दूसरा ये हुआ। तीसरा, यहाँ पे एक स्पेशल डेवलपमेंट बोर्ड बनाया गया जिसका नाम है हैदराबाद कर्नाटक रीजन डेवलपमेंट बोर्ड, जिसका मैं सेक्रेटरी हूँ। 371J बोल के हमको एक जो है ना 371 जो है ना आर्टिकल हमको दिए, लेकिन पूरे का पूरा आर्टिकल अभी तक उन्होंने लागू नहीं करे। ओनली जो है ना एजुकेशन पर्पज जो है ना 371J जो है ना लागू हो गया है। उसमें अपॉइंटमेंट में, प्रमोशन में वगैरह वो पूरा जो है ना अभी उन्होंने लागू नहीं करे। वो पूरा अगर लागू हुआ तो हमारा जो पिछड़ा इलाका है हैदराबाद कर्नाटक, जो कर्नाटक में, उसका जो है ना पूरा जो है ना बेनिफिट जो है ना हमारे हैदराबाद कर्नाटक बैकवर्ड इलाके को मिलता है। भारत सरकार और राज्य सरकार के बीच तमाम प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद हैदराबाद कर्नाटक विकास बोर्ड ने 6 नवंबर 2013 से काम शुरू किया। 2013-14 में इसे 150 करोड़ और 2014-15 में 862 करोड़ रुपए आवंटित हुए। 2015-16 और 2016-17 में ये रकम सालाना 1,000 करोड़ रुपए हो गई। 2017-18 से ये राशि 1,500 करोड़ रुपए हो गई। पहले इलाके में जो बोर्ड बना था उसे राज्य सरकार से महज 40 से 45 करोड़ रुपए सालाना मिलते थे। उसके बाद बुनियादी सुविधाओं पर काम तेजी से बढ़ा है। पिछले 2 साल से 1,500 करोड़ रुपए ग्रांट है। तो ये जो ग्रांट आता है इसका हम एक एक्शन प्लान बनाते हैं अलग अलग डेवलपमेंट के सेक्टर्स में, जिसमें कि एजुकेशन, हेल्थ, वुमेन एंड चाइल्ड, रोड्स, ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन, अर्बन डेवलपमेंट, ये मुख्य सेक्टर्स रहते हैं। और इनका एक्शन प्लान हमारे बोर्ड में बनाया जाता है, जिसमें कि 6 जिले जो इसमें आते हैं बैकवर्ड, उस 6 जिलों के जो उस्तवारी मंत्री होते हैं वो, और यहाँ के कुछ चुने हुए MLA, MLC और MPs होते हैं, तो वो बोर्ड इसको बना के एक्शन प्लान को देता है, वो गवर्नर साहब को जाता है।
यहाँ की व्यवस्था विदर्भ और तेलंगाना से अधिक मजबूत रही। स्थानीय जनप्रतिनिधियों की भागीदारी के अलावा बोर्ड में कई विशेषज्ञ भी हैं। इसकी क्रियान्वयन समिति भी बनी है। 2014 से 2017 के दौरान यहाँ के 2719 छात्रों को मेडिकल में दाखिला मिला। पहले सालाना 100 लोगों को भी मेडिकल में दाखिला नहीं मिल पाता था। इंजीनियरिंग, कृषि और शिक्षा समेत उच्च शिक्षा में आरक्षण का लाभ ग्रामीण छात्रों को मिला। नौकरियों में भी इलाके को फायदा हुआ है, लेकिन अभी नाउम्मीदियां बनी हुई हैं। यहाँ पर गुलबर्गे में अगर आप सेडम से गुजरते हो तो ESI के मेडिकल कॉलेज है, नर्सिंग कॉलेज है और डेंटल कॉलेज है और 4 मेडिकल कॉलेज में 2 एक सेंट्रल गवर्नमेंट का है, एक स्टेट गवर्नमेंट का है। तो ये कैंसर हॉस्पिटल यहाँ पर हार्ट स्पेशलिटी जयदेवा का ब्रांच इसने हमारी गवर्नमेंट ने यहाँ पर बनाई। विकास बोर्ड का फोकस 2013 के बाद से शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, जलापूर्ति आदि पर है। कलबुर्गी हवाई अड्डे के विकास को 1/3 राशि इसी निधि से मिल रही है। कमजोर तबकों के लिए हॉस्टल और दूसरी कल्याणकारी योजनाएं भी इसी नीति से चल रही हैं। गांव की सड़कों की मरम्मत से लेकर खेलों के लिए आधारभूत ढांचा बनाने समेत कई काम इससे हो रहे हैं। 900 करोड़ रुपए स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक कल्याण पर व्यय हो रहे हैं, लेकिन इस सब से पिछड़े इलाके में व्यापक बदलाव दिखने में अभी समय लगेगा। जो रोड संपर्क है, रोड संपर्क हमारे पास जितना ठीक है, शायद आप फिरने के बाद भी आपको मालूम दूसरे तरफ उतना नहीं है। एक आधा जगह हो सकता है कम ज़्यादा, इलेक्ट्रिफिकेशन का हर जगह हुआ है, रोड कनेक्टिविटी हुई है, नेशनल हाईवे चल रहे हैं, स्टेट हाईवे कंप्लीट हुए हैं और हमारे पास अन्य भाग्य, पशु भाग्य, शादी भाग्य और एजुकेशन के लिए ये सारी चीज़ें एक न एक तरीके से हर आदमी को उसका फ़ायदा मिलता है। वो जात पात ये कोई नहीं, सबको कास्ट क्रीड छोड़ के। नई व्यवस्था और बहुत से कामों के बावजूद लोगों में असंतोष कायम है। इसी नाते अलग राज्य बनाने की मांग भी उठ रही है। पड़ोसी तेलंगाना का उदाहरण भी दिया जा रहा है। बीजेपी भी क्रियान्वयन में तमाम खामियां बताते हुए श्वेत पत्र जारी करने की मांग करती रही है। फैमिन से बाहर आने के लिए दीर्घावधि प्लान करें तो प्रदेश अभिवृद्धि होगा। तो जब कौशल्य शिक्षण मिले तो एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा मिलेगा, तब ये जो सिर पर है बैकवर्डनेस ऑटोमेटिकली चले जाएगा। हैदराबाद कर्नाटक इलाके में एक से एक धरोहरें हैं। ये इलाका लिंगायत पंथ के संस्थापक बसवेश्वर की कर्मभूमि रहा। बीदर के बसव कल्याण में ही उन्होंने सामाजिक क्रांति का आरंभ किया और भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाई। यहाँ कोई दंगा फसाद होता नहीं, जात फित नहीं, सब धर्म के हम सभी मिलकर भाइयों के सरकार रहते। बसवनाज बोले सो है, इवन आरवा इवन नम्मवा बोल को बसवना बोले सो है। उसके बाद से हम सभी धर्म को हम अपना समझ लेते हैं। बीदर में 61 धरोहरें हैं और कलबुर्गी, रायचूर और यादगिर में इतिहास के इतने पन्ने बिखरे हैं कि उनको सजा संवारकर व्यापक पर्यटन संभावनाएं विकसित की जा सकती हैं। उनकी मदद से कई इलाकों में रोजगार की संभावनाएं बन सकती हैं। Historically, this place is known for Sharanas under Basaveshwara, Bhakti Bhandari, who is called Jagatjyoti Basaveshwara in 12th century. He started a socio-religious movement stressing upon work is worship and equality among all sections of society. Even today, the effect of Sharanas and also the Sufis among Muslims is there in this area, and that is propelling the unity among all sections of society. यहाँ का किसान अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता की अरहर की दाल पैदा करता है। सही दाम मिले तो यहाँ के छोटे और मझोले किसानों को इससे बहुत ताकत मिल सकती है।
ये इलाका देश में अरहर या तूर दाल का कटोरा है। इलाके में करीब 7 लाख हेक्टेयर में अरहर दाल की खेती होती है, जिसमें से कलबुर्गी 3.40 लाख हेक्टेयर क्षेत्र के साथ पहले नंबर पर है। 2012 में जो अरहर दाल 4,000 रुपए कुंतल और 2016 में 7,000 रुपए कुंतल में बिकी, वो आज 3.5 से 4,000 में बिक रही है। अरहर दाल का MSP 5,450 रुपए कुंतल है। 2 साल के भयानक सूखे के बाद किसानों को उम्मीद थी कि दाल उनका कल्याण करेगी, लेकिन इसने गणित बिगाड़ दिया। नहीं, MSP है 5,450 तूर दाल का, 5,575 मूंग का है और ब्लैक ग्राम का है 5,500। उससे नीचे बोल तो बहुत नीचे 4,000 के आसपास में ही चल रहा है। 3 साल से वही चल रहा है। और सरकार जो MSP का खरीदी करने के लिए, जब MSP से कम होता है तब खरीदी करने का एक सरकार का कानून भी है, तो भी कितना लोगों का कि उड़ीद और मूंग 20% से ज़्यादा नहीं खरीदी करे। 80% लोग 80% माल मुक्त मार्केट में गया। उसी की वजह से हर किसान इकोनॉमी जितना उत्पादन का खर्च है उससे भी कम दाम में बिकने की वजह से कईयों किसान हमारा बीदर जिले में भी, कर्नाटक में भी, हर जगह महाराष्ट्र में भी बोले तो किसानों ने आत्महत्या कर ली। किसानों को तो अब फील्ड पे सही दाम नहीं मिल रहा। जितना मिलना था, जितना एक्सेप्ट करते थे, वो फसल के टाइम एक रहता, जब फसल हाथ में आता तब हमें गंज को बेचना जाते तो तब अलग रेट रहता। तो हमारी उम्मीदों पे आखिर में पानी डाले जैसा था। गुलबर्गा में जवाहर और तूर इंटरनेशनल मार्केट का क्वालिटी है, मगर छोटे छोटे फार्मर होने जैसे उसके पास स्टॉक करने के लिए नहीं है। जब गाँव आता है स्टोरेज वो नहीं, कुछ नहीं है उसके लिए। उसको सिटी को लाने के लिए भी व्यवस्था नहीं है। ऐसा बस नहीं जाता, गाड़ी नहीं जाता, अपने ऊपर लाना पड़ता है उसको। तो इसलिए उनको वो कम्युनिटी फार्मिंग कर वो मार्केटिंग व्यवस्था दिया तो अच्छा जो उन्होंने पैदा किया था उसके लिए अच्छा मार्केट प्राइस मिला तो बस उन खुश हो जाता है। छोटे पैसे इन्वेस्ट करने से बड़ा फायदा होने का हर एक चांसेस बहुत है इधर। इस इलाके में कृषि संकट कायम है और तमाम किसानों ने आत्महत्याएं भी की हैं। इस इलाके में काफ़ी तेलुगु भाषी और मराठी बीदर, कलबुर्गी, कोप्पल, रायचूर और बेल्लारी के सिंचित इलाकों में खेतीबाड़ी में लगे हैं, लेकिन कोल्ड स्टोरेज से लेकर खाद्य प्रसंस्करण सुविधाएं बहुत कमज़ोर हैं। तकनीक में भी किसान कमज़ोर हैं। ज्वार, बाजरा और रागी जैसे मोटे अनाज भी किसानों को नई ताकत दे सकते हैं और डेयरी उद्योग से भी गांव में बदलाव आ सकता है। 2005 में बीदर में कर्नाटक वेटनरी एनिमल एंड फिशरीज साइंसेज यूनिवर्सिटी खुलने में कई उम्मीदें जगी हैं। पशु संपदा, मुर्गी पालन और मछली पालन में ये इलाका नई ताकत बन सकता है। इससे ग्रामीण इलाकों में बदलाव संभव है। Karnataka Veterinary Animal and Fishery Sciences University, this is established to uplift the especially rural livestock, dairy and poultry and fishery farmers mainly. And also our objective is to impart the education on animal husbandry, on the dairy and fishery sectors, and also to increase the animal productivity and to uplift the rural farmers. This is our motto of the university. And as such, it is, as you told rightly, that it is a state-wise university, but mainly since our university headquarter is located at Hyderabad, Karnataka area, it is now we are concentrating on development of especially these farmers of Hyderabad, Karnataka area, and as well as this is the potential area for the especially for animal husbandry sector. यहाँ उद्योगों की स्थिति कमजोर है। पूरे इलाके में 1349 औद्योगिक इकाइयों से 1.21 लाख लोगों को रोजगार मिला है। इसमें आधे से ज्यादा रोजगार बेल्लारी को मिला, जबकि कलबुर्गी जैसे जिलों में ये 19,000 से कम है। वहीं यादगीर में 2,500 से भी कम लोगों को कारखानों से रोजगार मिला, लेकिन यहाँ कृषि आधारित उद्योग नई ताकत दे सकते हैं।
सड़क और रेल सुविधाओं में ये इलाका बदल रहा है। संचार सेवाएं भी पहले से बहुत मजबूत हैं। इलाके में रेल सुविधाओं में काफ़ी कमजोरी रही है, लेकिन हाल में 110 किलोमीटर लंबी बीदर कलबुर्गी रेल लाइन ने इलाके को नई ताकत दी है। इससे बेंगलुरु से नई दिल्ली के बीच का सफ़र 380 किलोमीटर कम हो गया है। 1996 में आरंभ की गई इस परियोजना की लागत 370 करोड़ से बढ़कर 1542 करोड़ हो गई। तमाम खट्टे मीठे अनुभवों के बावजूद अब रेलवे स्टेशनों की सुविधाएं बढ़ी हैं। उनकी चमक और सुविधाएं बता रही हैं कि अब दिल्ली दूर नहीं है। तो कुल मिलाकर के माना जा सकता है कि हैदराबाद कर्नाटक इलाके में विकास की व्यापक संभावनाएं मौजूद हैं, लेकिन ज़रूरत है कि मिशन मोड में काम जारी रहे और ख़ास तौर पर ग्रामीण इलाकों पर फोकस किया जाए। इस एपिसोड में फ़िलहाल यहीं तक। आगे मिलेंगे किसी और ख़ास एपिसोड के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।